बहुत स्वागत। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मैं सौरभ आपके साथ। मेहमान हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विनोद अग्निहोत्री जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर साहब। आइए अब कुछ बात करते हैं मुस्लिम राजनीति की। दिल्ली में हरियाणा भवन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की आज मुस्लिम धर्मगुरुओं, इमामों के साथ बैठक हुई। थोड़ी देर पहले यह मुलाकात खत्म हुई है। संसद के मॉनसून सत्र के बीच कल रात दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी ने विपक्षी सांसदों के लिए डिनर दिया। अब इसमें जो ज़्यादातर सांसद पहुंचे तो मुसलमान ही थे। कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के, कई और पार्टीज के सांसद वहां थे, लेकिन ज़्यादातर उसमें मुस्लिम थे। अखिलेश यादव संसद भवन के पास एक मस्जिद में गए। बीजेपी ने कहा कि आपने वहां जाके पॉलिटिकल मीटिंग की है, और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अच्छा हम भी इसी मस्जिद में जाकर हम भी मीटिंग करेंगे। ये बीजेपी का जो अल्पसंख्यक मोर्चा है उसने कहा। तो एक एक करके इन खबरों की बात कर लें। दिल्ली में आरएसएस चीफ मोहन भागवत मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ क्यों मिले? मीटिंग हरियाणा भवन में हुई, और इसके लिए केजी मार्ग पर बनी मस्जिद से मुस्लिम धर्मगुरु और देश भर से आए इमाम हरियाणा भवन पहुंचे हुए थे। इस मीटिंग में मोहन भागवत के साथ साथ आरएसएस की तरफ से दत्तात्रेय होसबोले, कृष्ण गोपाल जी, रामलाल जी, इंद्रेश कुमार जी जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कर्ता धर्ता हैं, वो इसके अंदर थे। बताया जा रहा है कि एमआरएम की तरफ से ये बैठक आयोजित की गई थी। अब इसमें ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ उमर इलियासी साहब वो भी शामिल हुए। तो मुद्दा क्या था, ये हमारे सहयोगी शोएब रजा वहीं इस बैठक में मौजूद थे, वे इसके बाद कवर कर रहे थे। उनकी एक रिपोर्ट देखिए। मैं इस वक्त दिल्ली की केजी मार्ग स्थित मस्जिद पर मौजूद हूँ। ये जो मस्जिद है, इसी में कुछ साल पहले आरएसएस चीफ मोहन भागवत आए भी थे, और आज इसी मस्जिद में जमा हुए हैं देश के अलग अलग हिस्सों से मुस्लिम इमाम और मुस्लिम बुद्धिजीवी। इस मस्जिद के इमाम हैं वो उमर इलियासी साहब है, और ये आप देख भी रहे कि राष्ट्रीय इमाम संगठन है, यानी कि ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन, उसके चीफ वो इमाम भी है। उन्हीं की रहनुमाई में या उनकी क़यादत में ये मुलाकात होनी है। अब सवाल ये कि ये फिर कोई एक आउटरीच प्रोग्राम है। अभी शोएब आपको जो मस्जिद दिखा रहे थे, 2022 में शायद या 23 में संघ प्रमुख जो हैं वो इस मस्जिद के अंदर गए थे, और तब काफ़ी चर्चा का विषय बना था कि संघ प्रमुख जो है वो मस्जिद में गए। अब इस मीटिंग का क्या मकसद हो सकता है, समीर जी? देखिए, मुझे लगता है इस बैठक का कोई राजनीतिक निष्कर्ष निकालने की किसी भी तरह की जरूरत नहीं है। संघ प्रमुख तो लगातार मिलते रहते हैं। अब अखिलेश यादव जाएंगे तो अखिलेश तो अपनी राजनीति के लिए जाएंगे, संघ प्रमुख किसी राजनीति के तो मकसद से गए नहीं होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बना रहा है। संघ का तो अपना काम है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने यह प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। संघ प्रमुख पहले 2022 में भी मुलाकात की थी, अब फिर मिल रहे हैं। अभी जब कर्नाटका में गए थे पिछले साल, कर्नाटक में भी वो मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मिले थे। उसके पहले नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर गए थे, वहां भी उन्होंने मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात की। दरअसल राष्ट्रीय सेवक संघ अब 100 साल में चला गया। अब संघ को लग रहा है कि भाई एक वर्ग है जो बराबर समाज के अंदर इस बात की धारणा देता है कि संघ मुसलमानों का विरोधी है, जबकि संघ कहता है कि भाई सामाजिक समरसता की हम बात करते हैं, हम सब धर्म संभाव की हम बात करते हैं, किसी धर्म के खिलाफ हम नहीं है। मुझे लगता है कि संघ अपनी बात रखता होगा, और जिस तरीके से जो मोहन भागवत जी का जो बयान आया था कि भाई हर मस्जिद के नीचे आप शिवलिंग मत ढूंढिए, वो बयान भी इसी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था कि जिस तरीके से उस समय तमाम तरह के केसेस कोर्ट पे चल रहे थे, ज्ञानवापी लेकर जिस तरह के था, तो संघ प्रमुख ने संदेश देने की कोशिश की थी भाई कि समाज का सामाजिक माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए। और ये जो आरोप लगता है कि इसके पीछे राष्ट्रीय संघ की बड़ी भूमिका है, संघ ने अपने आप को अलग किया था स्पष्ट बयान देकर मोहन भागवत ने। और आज भी अगर संघ प्रमुख मिल रहे हैं तो संघ को लेकर जो मुस्लिम समाज में गलत धारणाएं बनी रहती है समाज में, उसे दूर करने, अब उसको दूर करने। बिल्कुल। अब विजय जी, ये ऐसी एक्सरसाइज पहले भी होती रही है बहुत लंबे समय से, मतलब कुछ कुछ होती रही है। और मोहन भागवत जी तो मतलब पिछले खास तौर से 2018 से आप देखें, जब उन्होंने दिल्ली में व्याख्यान माला में मुसलमानों को लेकर एक नया रुख जाहिर किया था, तब से चल रही है। हालांकि देवव्रत साहब के वक्त भी ऐसी एक्सरसाइज हुई, फिर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच तो जी सुदर्शन जी थे तब बना था। अच्छा। लेकिन ऐसा होता है कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आज तो आपने कहा कि वो संघ के लिए आयोजित कर रहा है, और एक बार अभी उन्होंने वो किया था इफ्तार पार्टी, तो संघ ने कहा कि ये हमारे साथ नहीं है, हमारे संगठन नहीं है। तो एमआरएम की है किसका फिर? एमआरएम इन्हीं का है। एमआरएम केवल इंद्रेश जी का है। संघ की नहीं, संघ की एफिलिएट बॉडी नहीं है वो। एफिलिएट बॉडी नहीं। यदि आप संघ के ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट देखेंगे तो उसमें मुस्लिम राष्ट्रीय मंच नहीं है, ये साफ होना चाहिए आपको। अच्छा। तो पहली बात ये है। और जो भागवत साहब है वो लगातार कोशिश कर रही है कि मुस्लिम आउटरीच पर काम करना चाहिए, और वो बयान भी उस तरह से देते रहे अपनी तरफ। ये अलग बात है कि कोई उनकी बात नहीं सुन रहा। मुझे पता नहीं कि यहाँ पर QR कोड देखकर अंदर बुलवाया गया था कि नहीं बुलवाया गया था लोगों को, लेकिन उनकी बात और सही कहा समीर जी ने। सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाने से मना कर दिया सर। समीर जी ने ठीक बात कही कि भाई बीजेपी के लिए कोई इसमें एक्सरसाइज नहीं हो रही, क्योंकि बीजेपी को तो मुस्लिम वोट चाहिए ही नहीं।
तो ये भागवत साहब अपनी इनको exercise कर रहे इनको हैं। मतलब आरएसएस को मुसलमान स्वयंसेवक चाहिए। नहीं, वो एक सामाजिक समरसता पर काम कर रहे हैं। ये मोहन भागवत जी को, और मैं मोहन भागवत जी को कहता हूं कि देवरस के बाद वो सबसे साहसिक सरसंघ चालक हैं जो एक नई लीग खड़ी करना चाहते हैं। नहीं, मैं फिर भी कहूंगा सर कि मतलब इसका कोई प्रभाव पड़ता हुआ भी दिख रहा है क्या? मुसलमान का नजरिया संघ को लेकर के कुछ सॉफ्ट हो रहा हो? नहीं, कोई प्रभाव नहीं है। देखिए ऐसा आपके है, हिसाब से कोई प्रभाव नहीं देखिए है? ऐसा है कि जैसे समीर भाई ने कहा कि इसमें कोई राजनीति नहीं है। संघ तो वैसे सांस्कृतिक संगठन है, तो संस्कृति की बात कर रहा है, और संघ एक ऐसा संगठन है जो राजनीति करते हुए भी सबसे ज्यादा राजनीति इस देश में करता है अपने अनुषांगिक संगठनों के जरिए, लेकिन वो सांस्कृतिक संगठन है। अब जैसे अभी कहा कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच इंद्रेश जी का है, इंद्रेश जी किसके हैं? इंद्रेश जी संघ के हैं। तो अब वेबसाइट पर उस पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है नहीं, तो मतलब अब इससे ज्यादा क्या इसको आप दोहरा रवैया कहेंगे कि वो आप हमारे देहरी के पार हो, हमारे हो लेकिन देहरी के अंदर मत आ जाना। बहुरिया बहुत प्यारी, हमारे उद्यम कहा जाता है, जो हर्षवर्धन जानेंगे कि बहुरिया बहुत प्यार लेकिन देहरी 10 से 10 है। तो ऐसे ये सिर्फ एक आउटरीच की कोशिश ये है कि संघ प्रमुख को भी मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुस्लिम वोट बहुत नाम मात्र को ही मिलता है, शून्य तो कहीं नहीं होता, कुछ ना कुछ देते ही होंगे लोग। अब शहनवाज हुसैन देते ही होंगे, मुख्तार अब्बास नकवी देते ही होंगे। तो जो लेकिन यह है कि एक मैसेज जाता है कि भाई देखिए हम आपके खिलाफ नहीं है। और ऐसा होता है कि अगर आपका कोई प्रतिद्वंदी है, विरोधी है, ठीक है, और आप उससे मुस्कुराकर नमस्ते आप कर इसको नमस्ते कर दिए तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। आप इसको पॉलिटिकल एक्सरसाइज ही मानते हैं? बिल्कुल पॉलिटिकल एक्सरसाइज। ऑलराइट, चलिए ठीक है। मैं अगली सर आप अगली में जोड़ दीजिएगा। ठीक है। जमीयत उलमा हिंद की बात बता रहा था ना, उसके साथ की जुड़ जाएगी आपकी बात। जमीयत उलमा हिंद ने कल एक डिनर दिया और इसमें विपक्षी सांसदों को ही बुलाया गया था और उनमें भी ज्यादातर मुसलमान सांसद थे। दिल्ली के 5 स्टार होटल के अंदर ये डिनर था। तस्वीर आप देखिए, चमक रहा है जो कमरा। वक्फ कानून को लेकर चर्चा हुई, हेट क्राइम्स को लेकर चर्चा हुई, जो बताया जा रहा है। अब वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। आपको मालूम है कि जमीयत उलमा हिंद हो या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, इन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम किए थे वक्फ के खिलाफ। देश में हेट क्राइम्स को लेकर जमीयत ने यहाँ पर अपनी चिंताएं रखी और सांसदों से कहा कि आप पार्लियामेंट के अंदर हमारे ये मुद्दे उठाइए, मुसलमानों के मुद्दों को जगह दीजिए। समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के कई सांसद इस डिनर में थे। समाजवादी पार्टी से जैसे सांसद मुहिबुल्लाह नदवी थे, अभी इनकी अगली कंट्रोवर्सी भी बताऊंगा आपको। जियाउर रहमान बर्क थे संभल वाले, इकरा हसन थी कैराना वाली, हरिंदर मलिक ये भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं। कांग्रेस के इमरान मसूद थे, मोहम्मद जावेद थे, आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर भी यहाँ पर जो हैं वो आए हुए थे और भी कई सांसद इसके अंदर थे। और जमीयत के महासचिव महमूद मदनी ने इस बैठक में देश के मौजूदा हालात, अल्पसंख्यकों की हालत और ख़ास तौर पर मुसलमानों को जो चुनौतियाँ पेश आ रही हैं उसकी बात की। बिहार में वोटर लिस्ट रिविजन को भी मुद्दा बनाया। असम में जो जंगल की जमीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चल रहा है उसकी भी बात इसके अंदर की गई। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ना, यकीनन उस फैसले से पहले तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते और फैसले का हमें इंतजार है और हमें उम्मीद भी है, तवक्को है कि जिस तरह से जो बातें रखी गई हैं उसके हिसाब से हमारी बातों को जो है सम्मानीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से हमें हक और इंसाफ मिलेगा। तो सारे इश्यूज पे डिस्कशन हुआ। देश में जो भी हेट क्राइम बढ़ रहा है, खासतौर से माइनॉरिटीज को जिस तरह टारगेट किया जा रहा है, उन तमाम इश्यूज पे डिस्कशन हुआ और जमीयत ने ये चाहा कि इस तरह के मुद्दों को पार्लियामेंट में रेज किया जाए। तो हम लोगों ने कहा कि मुस्लिमों पर ही नहीं, सब पर हो रहे हैं अत्याचार और हम लोग चाहते हैं कि सब लोग एकजुट हों, एकजुट होकर के अपने देश को चलाएं जैसे सेकुलर। जी हर्षवर्धन जी बताइए, संघ भी मुसलमानों से मिल रहा है, जमीयत मुसलमान सांसदों से मिल रही है? नहीं, देखिए कितना अंतर है। कई बार लोग कहते हैं कि संघ और कोई भी जो मुस्लिम संगठन होते हैं एक जैसे होते हैं। नहीं होते हैं भैया एक जैसे। संघ की कोशिश क्या है? संघ राजनीति नहीं कर रहा है। संघ जो कर रहा है उसको समझिए। संघ समाज में काम करता है। रोज जब इस तरह की मारामारी होगी, हिंदू मुसलमान का झगड़ा होगा, बहुत विद्वेष जहर होगा, तो उसमें संघ के काम में दिक्कत आती है। अब अभी विजय जी ने, चूंकि विजय जी के वन लाइनर बड़े शानदार होते हैं, तो उन्होंने कहा QR कोड कर अंदर देखकर अंदर बुलाया कि नहीं। तो देश के लोगों को इसका जवाब जान लेना चाहिए। कोई भी रमेश बन के नहीं आया था। समझिए इसको, इसी स्पष्टता को समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा कि क्यों ये सारा विवाद। कोई रमेश बन के नहीं आया था, सब रहीम रहमान ही बने हुए थे, इसलिए वहां कोई दिक्कत नहीं है। इसको समझिए। जो मोहन जी गए थे या उनके साथ संघ के वरिष्ठ प्रचारक गए थे, वो सब हिंदू एकता, हिंदू संगठन के लिए काम कर बता के गए थे। जो मुसलमान है वो मौलाना है, उमर इलियासी है,
वो इमाम संगठन चलाते हैं, बता के गए थे। यही तो बस करना है। हिंदू मुसलमान का इस देश में असली झगड़ा है जो फ्रॉड सेकुलर हैं। विनोद जी, यहां नेशनलिस्ट वाला मसला नहीं है कि आप पहचान छिपाने की बात करते हैं। आप पहचान छिपाना बंद कीजिए ना। अब दूसरा वाला क्या है, वो कमरे में मिल रहा है, किससे मिलेगा? किसी और सांसद को नहीं बुला सकते थे, उन्हीं को बुलाना है जो मुसलमानों की बात करेंगे। कैसे भाई? आप दूसरे को समझाने तक को तैयार नहीं। इस देश की असल समस्या है, इसको समझना जरूरी है। आप कह रहे हैं जमयत को बीजेपी वालों को ही बुलाना चाहिए था। बीजेपी को बुलाएं ना बुलाएं, और लोग बुला, कांग्रेस के ही ऐसे लोग जो थोड़ा और विचार रखते हो उनको बुलाते। आप चुन चुन कर वहीं बुलाते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, दायरे से बाहर मुसलमान समाज को निकलना है। उससे पहले ये जो एलीट मुसलमान हैं, इनको घेट्टोआइजेशन से बाहर निकलना है। ये बस्ती में मुसलमान को सड़ाते हैं और खुद भी अपनी ऊंची बस्ती बना लेते हैं, उसमें बस्ती ही बनाते हैं। अगर जमयत जैसी बॉडी जो मुसलमानों की बॉडी है, वो ज्यादातर मुसलमान सांसद ही थे, हालांकि सब नहीं थे उसमें, सब नहीं थे। वो ये उम्मीद कर रही है कि आप पार्लियामेंट में मुसलमानों के मुद्दे उठाइए, तो क्या खराब, क्या मतलब प्रॉब्लम क्या मैं कहता रहा हूं, ये चिंता की बात है ना कि अगर उनके पास बस इतने ही लोग हैं मुद्दे उठाने के लिए। आप सोचिए, समझिए ना, आप जब ऐसी बैठक बुलाते हैं तो आउटरीच तो करते ही करते हैं ना, मेरा दायरा बढ़े। हर व्यक्ति का सामाजिक जो काम करता है उसका क्या है, दायरा बढ़े। वो दायरा बढ़ाने को तैयार नहीं है। वहां जो दायरा घटा कर जाए, कोई हिंदू नेता अपनी सोच को काटे, उनके हिसाब से बात करने लगे तो कल को न्योता मिलने लगेगा। और जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, बड़ा स्पष्ट है, संघ की प्रेरणा से, संघ से निकले प्रचारक, संघ के स्वयंसेवक देश में हजारों संगठन चला रहे हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बाकायदा संघ की प्रेरणा से चला। सुदर्शन जी के समय में इंद्रेश जी निकले। इंद्रेश जी वरिष्ठ प्रचारक हैं संघ से, लेकिन उसका कोई काम संघ की गतिविधि में शामिल नहीं होता है। ये स्पष्ट। देखिए, कल आरिफ मोहम्मद साहब ने बहुत अच्छी बात बोली कि वह किशनगंज में एक मुस्लिम ट्रस्ट का संबोधन करने गए थे। उन्होंने कहा था कि भाई हजारों साल जिस कम्युनिटी ने इस देश पर राज किया वो अल्पसंख्यक कैसे हो गया। बोले उन्हें अपने आप को अल्पसंख्यक नहीं मानना चाहिए। बोले अल्पसंख्यक की परिभाषा ये नहीं कि जिसकी संख्या कम हो। बोले समाज में अल्पसंख्यक वो है जिसके साथ भेदभाव होता है, उसे अल्पसंख्यक मानना चाहिए। और मुसलमान इस देश में अल्पसंख्यक नहीं है। ये आरिफ मोहम्मद खान ने कल बहुत स्पष्ट कहा है और मुसलमानों से कहा है कि आप 140 करोड़ लोग जो भारतवासी है, आप उसी का हिस्सा हो। आप इससे अलग मत मानिए, अल्पसंख्यक मत मानिए, भारत से अलग मत मानिए, भारत के विकास में अपना योगदान दीजिए। और हम सब 140 करोड़ भारतवासी है। जो मोहन भागवत जी कहते हैं कि भाई संघ तो 140 करोड़ समाज को पूरा भारतीय समाज मानता है, वो कहां कहता है कि इसमें मुसलमान शामिल नहीं है? पूरे 140 करोड़ समाज का हिस्सा है। और उन्हीं 140 करोड़ लोगों से मिलने के लिए कल संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जो मुलाकात की है, अपने भारतीय मानते हुए उनसे मुलाकात की है। एक लाइन और जोड़ना, संघ बार बार ये भी कहता है कि ये काफिर बोलना बंद करो भाई। हमारे आपके बीच में प्रेम कैसे हो सकता है? आप हमको दुश्मन रोज बताओगे कि इनको तो धरती पर रहने का अधिकार ही नहीं। संघ ये कहता है, संघ ने पिछली बार भी बात कही थी, इस बैठक में भी ये सारे चीजें कही गई। कहां कहां हमारे आपके कॉन्फ्लिक्ट हैं, उसको आप ठीक कीजिए, आप अपना काम कीजिए, आप मुसलमान है करिए, लेकिन मूलतः आप हिंदू हैं, ये संघ बार बार कहता है। उसमें संकोच नहीं, इसी में तो प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन ये है सच है, इसमें क्या करेंगे? लेकिन वो संघ प्रमुख जो है स्वयंसेवकों को भी तो ये बात समझा दें। एक ही लाइन में तो संघ प्रमुख स्वयंसेवकों को भी तो ये बात समझा दें। आरिफ साहब को ये इल्हाम बहुत देर से हुआ जो समीर कह रहे हैं। वरना आरिफ साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जब निकले थे और कांग्रेस में आए थे अब्दुल्ला बुखारी के रास्ते से, तो उस वक्त तो उनकी भाषा कुछ और थी। उसके बाद राजीव गांधी शाहबानो प्रकरण से जब उन्होंने शुरू किया तो थोड़ा सा शिफ्ट हुए, फिर वीपी सिंह के साथ गए, तो वहाँ हमेशा अल्पसंख्यक मुद्दों को उठाते रहे। तो ऐसा नेताओं के आप उनको प्रोग्रेसिव मुसलमानों की गिनती में मानते हैं कि नहीं? पढ़ा लिखा बहुत मौजूद आदमी है, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि समय के अनुसार नेताओं की भाषा और विचार बदलते रहते हैं। चलिए ठीक। अभी जो अगली खबर है, आप बताइए, इसमें कुछ कंट्रोवर्सी होनी चाहिए थी कि नहीं? अखिलेश यादव अपनी पार्टी के सांसदों के साथ पार्लियामेंट के करीब मस्जिद है, वहां पर चले गए। इस मस्जिद के इमाम है रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी। तस्वीर देख लीजिए आप, अंदर सब मस्जिद के अंदर बैठे हुए, जमीन पर बैठे हुए। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव उनके साथ थे। तो बीजेपी ने यह कहा कि अखिलेश यादव तो मस्जिद में भी पॉलिटिक्स करने लग गए, मस्जिद में जाकर पॉलिटिकल मीटिंग की। यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के मस्जिद में जाने से पहले लाल टोपी की बजाय सफेद जालीदार टोपी अगर वो लगा लेते तो और बेहतर होता। दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं ब्रजेश पाठक, उन्होंने कहा कि अखिलेश ने मस्जिद में मीटिंग की है, अब इससे ही साफ हो जाता है कि समाजवादी नहीं, अब ये नमाजवादी पार्टी हो चुकी है। इसके बाद मोहिबुल्लाह नदवी जो इमाम थे यहाँ के और सांसद भी हैं, उन्होंने सफाई दी। उन्होंने कहा कि मस्जिद में कोई सियासी बात नहीं हुई, ये कोई मीटिंग भी नहीं थी, एक ऐतिहासिक मस्जिद है, देश और दुनिया के बड़े बड़े नेता यहाँ पर आते हैं, इसीलिए उन्होंने अखिलेश यादव को भी एक बार यहाँ आने के लिए बुला लिया था। और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के सांसदों को केवल मस्जिद दिखाने के लिए यहाँ पर लेकर के आए थे। सुनिए।
समाजवादी पार्टी के मुखिया और समाजवादी पार्टी हमेशा संविधान का उल्लंघन करते रहते हैं। भारतीय संविधान स्पष्ट कहता है कि राजनीतिक कार्यों के लिए हम धर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे और उनका संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। हमेशा वो नमाजवादी बने रहते हैं और वही उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। बीजेपी नकारात्मक लोगों के एक समूह है, आस्था सकारात्मक है, आस्था जोड़ती है। हर जोड़ने वाली चीज से भारतीय जनता पार्टी चिढ़ती है। उनको नकारात्मकता चाहिए। आस्था और कोई भी धार्मिक स्थान कभी नकारात्मकता नहीं ला सकता, निगेटिविटी नहीं ला सकती। कोई अच्छी बात करोगे आप जोड़ने की, सम्मान की, व्यवहार की, तो वो चिढ़ते हैं। हम लोग जोड़ने की राजनीति करते हैं। लोग साथ आएं, साथ चलें, एक दूसरे से हम मिलें जुलें, उठे बैठें। भारत की संस्कृति यही है, भारत की पहचान भी यही है। ये मिली जुली संस्कृति के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अच्छा, बयानबाजी से अलग इसमें हुआ क्या कि अब बीजेपी के जो अल्पसंख्यक मोर्चा के लोग हैं उन्होंने कहा अब तो हम भी जाएंगे इस मस्जिद में, हम भी जाके मीटिंग करेंगे, देखते हैं हमको ये अंदर जाने देते हैं कि नहीं जाने देते हैं। बताइए साहब, कंट्रोवर्सी है इसमें कोई? नहीं, मुझे तो इसमें कोई ऐसा लगता नहीं, बल्कि मुझे तो कुछ बड़ा अच्छा लगा। मुसलमानों ने जो डिम्पल जी हैं, सांसद हैं, उन्होंने सर पर पल्लू तक नहीं किया था और वो भी उस मस्जिद में थी, तो प्रोग्रेसिव ये हुआ, अच्छा हुआ। मतलब मैं तो इसको इस तरह से देखता हूँ। अखिलेश जी गए, उन्होंने भी कोई टोपी ऐसी नहीं लगाई थी, तो ये भी बड़ा अच्छा है। तो एक तरह से कहें कि ये तो खुलापन है। सारी मस्जिदों को ऐसे प्रोग्रेसिव होना चाहिए। औरतें एकदम ढक के चलें न चलें उस सब का, और मैं ये मानता हूँ ठीक है। और इसके पीछे एक चीज समझिए, इसके जो इमाम साहब हैं वो वही हैं जो रामपुर से सांसद हो गए, तो बेचारे भागते भागते पहुंचे थे वहां। अब उनको पता है कि जो सांसदी हो गई वो तो अखिलेश जी के पास मिली, लेकिन वो किस वजह से मिली? क्योंकि हम यहाँ के इमाम हैं, तो वो अपना धर्म जानते हैं, इसलिए वो, मतलब मुझे इसमें कोई बहुत नहीं दिखता। वो अपनी नौकरी और पक्की कर रहे हैं। सर, अखिलेश यादव कह रहे थे कि सांसदों को दिखाने ले गए थे इतनी ऐतिहासिक, तो अपने सांसदों को लेकर अखिलेश यादव को राम मंदिर भी चले जाते दिखाने के लिए। नहीं, ये क्या दिक्कत है? सॉरी, राम मंदिर चले जाते ना सैंतीस सांसदों को लेकर, जब यहाँ बैठक कर सकते हैं सांसदों को दिखाने, तो राम मंदिर क्यों नहीं रहना चाह रहे हैं? समीर जी, ये बड़ी दिक्कत है। आप अभी भी अरे मस्जिद वो है ना जो मतलब इंदिरा जी के संशोधन पार्लियामेंट से पहले जो उसमें गोल चक्कर पड़ती है, वही मस्जिद है ना? कौन सी मस्जिद? ये जो मस्जिद जिसकी बात हो रही है, ये सामने जो संसद के सामने ही जो मस्जिद, संसद सामने वाली, और वो गोल चक्कर वाली मस्जिद तो वो है जहाँ संघ प्रमुख गए थे। अच्छा, वो जो करजन रोड की गोल चक्कर पे, ये ठीक सामने वाली है। ये हमीद अंसारी जी यहीं जाते थे, जिनके लिए मायावती जी ने कहा था कि ये बिल्कुल यही वो मस्जिद रोज 1 बजे एडजर्न करके जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। वो जो है, और उस समय मायावती जी की पार्टी में थे प्रजेश पाठक जी, जो अभी कुछ ज्ञान दे रहे थे ना आपको, समाजवादी पार्टी। जो समाजवादी ये जो संघ प्रमुख जहाँ गए थे, वो मस्जिद जो है वो करजन रोड गोल चक्कर पे है। और वो मस्जिद की रक्षा भवन के नजदीक बड़ा इतिहास दिलचस्प है उसका, कि वो मौलाना जमील इलियासी, जो इनके पिता थे उमर इलियासी के, इमाम संगठन की स्थापना जिन्होंने की थी, उसके अध्यक्ष थे, उनको वो जमीन हिंद्रा जी के जमाने में अलॉट हुई थी। और ये एक तरह से उनको खड़ा किया गया था मौलाना अब्दुल बुखारी के समानांतर। ओके, जो शाही इमाम जामा मस्जिद के इमाम थे, इनके अहमद बुखारी के पिताजी, चूंकि वो इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गए थे, उस वक्त उनको खड़ा किया गया था मौलाना जमील इलियासी को। और मौलाना जमील इलियासी बड़े लिबरल थे, वो इंदिरा जी के भी साथ थे, वो नरसिंह राव के भी साथ थे, वो अटल जी के भी साथ थे। तो कहते थे, एक बार हमारे बड़े अच्छे मित्र थे, मैंने उनसे पूछा मौलाना आप कहाँ? बोले मैं तो फ्रीलांसर हूँ। बोले हम तो नहीं, अब उनके जो बेटे हैं ये फ्रीलांसर नहीं है। उन्हें उनकी बात सही थी। उनका कहना था कि हम मजहबी आदमी, हम सियासी नहीं है, हम तो जो हुक्मरान होगा, जो देश का वजीर आजम होगा, उसके साथ हैं। और गलत भी क्या था इसमें? इतने कम सियासी थे। और नरसिम्हा राव बाबरी मस्जिद, देश की हाईएस्ट सेंसिटिव जोन में जहां किसी का घर तक नहीं हो सकता, वहां मस्जिद, चौराहे पे मस्जिद, और घर भी है उनका, उसी चौराहे पे मस्जिद है, चौराहे पे घर है, चौराहा वहीं घूमते हैं, वहीं घूमता। यानी आपको सिक्योरिटी जानी है तो सब रुक जाएगा, लेकिन वो रहेंगे। नहीं, आप वहां रह रहे हैं। हर्षवर्धन, आप उसकी परिक्रमा करते हैं उस मस्जिद। हाँ, सब जाते हैं। मैं उसी की बात कर रहा था, मुझे लगा शायद ये वही मस्जिद। नहीं, ये तो दूसरी है। ठीक है। अब सर यूपी और एमपी में जिस किस्म की हिंदुत्व की राजनीति हो रही है, एक बार जरा आपको बताऊं, कुछ एक खबर सुन के तो आप चौंकेंगे। यूपी में ये जो धर्मांतरण करने वाला व्यक्ति पकड़ा गया है, छांगुर, अब इसके तार जो है जाकिर नायक से जुड़ते जा रहे हैं। ये बड़ा गंभीर मामला है। जाकिर नायक कौन है? जाकिर नायक वो है जिसकी हेट स्पीचेस को लेकर के उसके ऊपर मुकदमे हुए, मनी लॉन्ड्रिंग के भी आरोप हैं, उसको पुलिस ढूंढ रही है, और मलेशिया में जाकर के सेटल हो गया है वो आदमी। अब छांगुर अधर्म का चेहरा है या फिर जाकिर नायक का मोहरा है? सवाल यह है। छांगुर की कोठी के अंदर जो है जाकिर नायक के शो होते थे,
ये खबर पुलिस ने बताई है। 3-3 घंटे के वीडियो रोजाना ये छांगुर बाबा नाम का आदमी ये उन लड़कियों को दिखाता था, ज्यादातर लड़कियां ही थी जिनको इसने कन्वर्ट किया, जिनका ब्रेन वॉश करना था। तो उनको जाकिर नायक के वीडियो दिखाए जाते थे, और जाकिर नायक की वीडियो तो सारे जहरीले, ज्यादातर वीडियो उसके जहरीले वीडियो, जिसमें वो आपको हिंदू धर्म में क्या खराब है, देवी देवताओं की कुछ नहीं होते, कैसे हिंदू भगवान जो है वो अपनी रक्षा नहीं कर सकती, ये सारी बातें तो उस व्यक्ति ने कही हैं। वो सारी बातें वो वहाँ बताई जाती थी, क्या क्यों इस्लाम धर्म जो है वो महान है और वही सच्चा धर्म है, ये बातें जो है। तो जाकिर नायक को एक इन्फ्लुएंसर के तौर पर ये छांगुर जो है वो इस्तेमाल कर रहा था। अच्छा, बात यहीं तक होती तो बात अलग थी। अब सवाल ये भी आ रहा है सामने कि क्या फंडिंग जो हुई, जो 100 करोड़ रुपया कहा जा रहा है और अब ईडी भी उसकी जांच कर रही है, उन 100 करोड़ रुपयों में क्या इस जाकिर नायक का भी कोई कंट्रीब्यूशन था? और अगर ये एस्टैब्लिश हो गया, मुझे वीडियो दिखाना तो चूंकि कोई बड़ी बात नहीं है, वीडियो तो हर जगह अवेलेबल है उसके, लेकिन अगर पैसा जुड़ गया जाकिर नायक का इसके साथ, तो फिर ये रैकेट जो है सही मायने में एक इंटरनेशनल रैकेट कहलाएगा। और आपने अगर हाल फिलहाल में गौर किया हो तो इस तरीके के धर्मांतरण के गैंग जो हैं अब कई जगहों से पकड़े जाने लगे। आगरा से अभी एक बड़ा मामला सामने आया है, यूपी में ही कई और जगहों पर 4 अलग-अलग शहरों से भी कुछ लोगों को 4 अलग-अलग शहर, 4 अलग-अलग शहर। कोई बहुत हैरानी नहीं। आपने थोड़ा सा बोला कि छांगुर इन्फ्लुएंसर की तरह से उनको इस्तेमाल कर रहा था, जाकिर नायक को। मुझे तो उल्टा लगता है कि जाकिर नायक के मोहरे के तौर पर, मतलब उसके काम को आगे बढ़ाने का काम, क्योंकि अब जाकिर की एंट्री यहाँ नहीं हो सकती, तो उसके लिए छांगुर कर रहा हूँ। और ये जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उनको इस कनेक्शन को तो बहुत जल्दी ढूंढना चाहिए था कि जाकिर के पास पैसा है ना। हाँ, वही बात हो रही, क्या जाकिर नायक ने पैसा लगाया इसमें? हो सकता है इसमें, मतलब जाकिर नायक का पैसा नहीं सर, इसमें अगर से बहुत डिटेल में अगर जांच होगी तो कई बड़े जो नेता है, जो मुस्लिम नेता है, जो चाहे वो महाराष्ट्र के हो, एक मध्य प्रदेश के पूर्व बड़े नेता है कांग्रेस के, उनके भी संपर्क इस मामले में निकलेंगे जाकिर हुसैन के साथ। और बंबई के कई बड़े कांग्रेस के नेता रहे हैं जिनके छागुर के साथ संपर्क निकलेंगे। पैसों का लेन देन का, हवालों का पैसा किन माध्यमों से आया, किन लोगों ने इसको फंडिंग की, कौन लोग थे जो इसको सपोर्ट कर रहे थे। बॉम्बे में तो ये चुनाव लड़ने के लिए देता था पैसे, बिल्कुल। तो कौन है जब बंबई में जाता था उसको कौन सपोर्ट करता था, किस किस लोग शामिल है? मुझे लग रहा है जो जांच होगी तो कई बड़े नाम निकल कर आएंगे इसमें अंदर से। अच्छा, अब मैं चूंकि आपसे कह रहा था पॉलिटिक्स भी, तो यूपी में अगर आप देखें, ये तो एक चलिए मामला क्राइम का मामला है, इसको ट्रीट कर रही है, लेकिन योगी जी ने इस मामले पर क्या बोला? उन्होंने छांगुर के लिए शब्द इस्तेमाल किया था जल्लाद, ये जल्लाद है। और अलग अलग राज्यों में, जैसे सर ने बताया, 4 राज्यों में इस किस्म के रैकेट्स जो है पकड़े जा रहे हैं। तो एक तो ये चिंता की बहुत बड़ी बात है। दूसरा, इससे अब ये भी लग रहा है कि अभी आप योगी जी के बयान देखिए, वो ताजिया पर जो बयान दिया था, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, फिर उन्होंने जिस तरीके से कांवड़ियों का समर्थन किया कि कांवड़िए जो हैं उनको कुछ भी कहा जा रहा है आजकल, तो आतंकवादी उनको जो है वो कह दिया जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ जो हिंदुत्व की एक्चुअली अपनी पार्टी में सबसे बड़ी लकीर खींचने वालों में से एक हैं, वो अब उस थोड़े और ज़्यादा उस राह पर आगे निकल रहे हैं। और 2027 का जो विधानसभा का जो चुनाव होगा, तब तक क्या ऐसी ही बातें यूपी के अंदर होंगी? त्रिपाठी जी। नहीं, मुझे लगता है कि ये तो बड़ा स्वाभाविक सा है, जिसको कहें कि सबसे आसान अगर किसी को देखना है तो वो यही दिखेगा। और उसके पीछे वजह भी बड़ी साफ है। योगी आदित्यनाथ जिस राह पर जा रहे हैं वो राह उनकी चुनी हुई, तय की हुई राह थी। वो तो मठाधीश हैं, मठाधीश से वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, ब्रांड हिंदुत्व की उनकी इमेज है। लेकिन सामने जो अखिलेश यादव हैं वो क्या कर रहे हैं? वो भी तो कॉन्ट्रास्ट पैदा कर रहे हैं ना। एक जिसको कहते हैं ना कि अगर व्हाइट के सामने ब्लैक नहीं होगा तो फिर उतना व्हाइट वो नहीं दिखेगा, लेकिन जब व्हाइट के सामने ब्लैक होता है तब वो ज्यादा दिखता है। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत स्पष्ट दिख रहा है, दोनों तरफ की राजनीति साफ है। और मैं जो कहता हूं कि अतीक और मुख्तार के बाद छांगुर बड़ा उदाहरण बनने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने इसे अपनी प्रतिष्ठा पर लिया है, क्योंकि इसमें दोनों चीजें, हिंदू लड़कियों का मतांतरण हो रहा था, कानून व्यवस्था की गड़बड़ी थी, दोनों योगी आदित्यनाथ को सबसे ज्यादा चुभने वाले मसले हैं। तो ये निश्चित तौर पर होता हुआ दिखेगा।